वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो मैथ का सेशन चल रहा था, जब से एग्जामिनेशन डेट आए हैं उसके बाद से सेशन मैंने स्टार्ट किया था 40 डे मैथ के नाम से। उसी सेशंस को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले भी वीडियो आ चुके हैं। आज देखिए हम लोगों ने ALP CBT 2 का क्वेश्चन लिया है। तो पहले मैं दिखा देता हूँ आपका कौन कौन सा क्वेश्चन लिया गया है। ये भी ALP CBT 2 का अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। ऐसे नहीं, देखिए पूछा तो गया था 800 से ऊपर क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चन लगाना आपके लिए बेनिफिट नहीं है। जो अच्छे क्वेश्चन हैं वही लगाइए, ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को। तो ये हमारा डे 9 है। इससे पहले डे 8 तक वीडियो आ चुके हैं। आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ के नाम से, आप जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। और जो भी क्वेश्चन लिया गया है ना, वो क्वेश्चन लिया गया रेलवे मैथमेटिक्स का। किरण पब्लिकेशन का बहुत अच्छा बुक आता है रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से, आप देख सकते हैं, आपके डिस्प्ले पे शो होता होगा। 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन का कंपाइलेशन है इस बुक में। 255 से डिज़ाइन किया गया है। बहुत अच्छा बुक है। NTPC CBT 1 से लेके डिपार्टमेंटल एग्जाम जो भी हुआ था, सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। बहुत अच्छा बुक है। ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे मिल जाएगा। साथ में ऑनलाइन में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ कि शिवम क्लासेस धनबाद यूट्यूब चैनल पे फ्री में क्या पढ़ाया जा रहा है। देखिए अभी क्या है ना कि एग्जामिनेशन डेट जब से अनाउंस हुए हैं, टीचर लोग का क्या है कि बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये वाला बैच ले लीजिए, ये वाला बैच ले लीजिए, बट आपको वैसा नहीं करना है। आप इसी चैनल पे फ्री में GK GS का भी सेट करवाया जाएगा शिवम सर के साइड से, और साइंस का चैप्टर वाइज भी, और साइंस का आपका मिक्स क्वेश्चन दोनों रनिंग है। साइंस के 2 क्लासेस हैं और साथ में GK का 1 क्लासेस है। साथ में मैथ के भी क्लासेस चल रहे हैं। कुछ दिन में आपका रीजनिंग का भी आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सेशन होगा आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। शिवम सर का भी क्लासेस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए रिकॉर्डेड डालने का मोटो ये था कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए, फिर देखिए क्या डिफरेंस आपके सॉल्यूशंस में आता है। मेन मोटो होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, यही मेन मोटो हमारा होना चाहिए। देखिए हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पे, लेट ना करते हुए क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसा कि क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है पाइप A और पाइप B है, वो 30 मीटर प्रति घंटा और 40 मीटर प्रति घंटा से एक टैंक फिल करते हैं। साथ में अगर वो काम करते हैं ना तो 4 घंटे में टैंक फिल हो जाता है। ठीक है, टैंक का आयतन क्या है आपसे पूछा गया है, टैंक का आयतन कितना होगा वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पे देखिए ALP CBT 2 में एग्जाम में आया हुआ है, 21 जनवरी के एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, यहाँ पे देखिए बोला क्या गया है कि टैंक A है, साथ में टैंक B है, 2 टैंक है। टैंक A है, किसी टंकी को 30 मीटर प्रति क्यूब घंटे से फिल कर सकता है। ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। टैंक B है जो 40 मीटर क्यूब प्रति घंटे से टैंक को फिल करता है। अच्छा, ये दोनों रनिंग कितने टाइम के लिए होते हैं? अगर ये दोनों को कंटिन्यू A प्लस B को साथ में रखा जाए, A प्लस B को दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टैंक कितने टाइम में फिल हो जाता है? 4 घंटे में फिल हो जाता है। यही हमारा टैंक का आयतन निकलेगा। आयतन क्या निकलेगा? टैंक का आयतन। दोनों को चालू करते हैं, दोनों को अगर चालू कर दिया जाए तो टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा? 4 घंटे में। अच्छा, A कितने से फिल करता है? A 30 से। B कितने से फिल करता है? 40 से। टाइम कितना लेते हैं ये लोग फिल करने में? 4 घंटे। टोटल कितना निकला? 70 × 4 कितना होगा? 280। 280 क्या निकलेगा? टैंक का आयतन। टैंक का आयतन 280 का है, 280 मीटर क्यूब। ये आंसर है। देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन इसलिए मैं लाया ना कि ALP CBT 2 का क्वेश्चन है, तो आपको कहीं देख के ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन हार्ड है। एक बार क्वेश्चन ऐसा बना लीजिएगा तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन को, और हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, पहले क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, ALP CBT 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद सॉल्यूशंस कीजिएगा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि नंबर आपका दिया हुआ है 423 है, इसका पावर इतना दिया है, 1237 पावर 28 दिया है। इसके इकाई का अंक फाइनली पूछा गया है, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, इकाई के स्थान पे क्या संख्या आने वाली है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है इकाई के संख्या पे क्या आएगी, दहाई के स्थान पे क्या आएगा। इकाई के स्थान पे पूछा गया है। इकाई के स्थान पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको नोट करवा देता हूँ, क्या आप नोट कीजिएगा। इकाई के स्थान पे क्या क्या आता है, इकाई के स्थान पे हम कैसे जानते हैं कि इकाई के स्थान पे क्या आता है। ठीक है, इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी आप नोट कीजिएगा।
देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर एक का पावर कोई भी हो, एन टर्म भी होगा ना, तो इकाई का स्थान क्या आएगा, एक ही आता है। लेकिन देखिए 2 4 संख्या होती है जिनका इकाई का स्थान चेंज होता है, 2 3 7 8, हम लोग ऐसे ही याद रखते हैं, 23 78 के नाम से याद रखते हैं। ये संख्या ऐसी है ना कि जो संख्या इकाई का स्थान बदलती है, ये संख्या कैसी है, इकाई का स्थान बदलती है। लेकिन कुछ संख्या ऐसी है जो इकाई का स्थान नहीं बदलती है, जैसे 1 हो गया, 6 हो गया, 6 का पावर कुछ भी कीजिएगा ना, लास्ट में इकाई का स्थान 6 ही आएगा। क्या आएगा, इकाई का स्थान 6 आने वाला है। 5 के साथ क्या कंडीशन है, 5 के साथ है अगर इकाई का अंक इवेन है, अगर पावर इसका इवेन है और ऑड है, 2 टर्म होता है, अगर ऑड होगा तो 5 देगा, इवेन होगा तो 0 देगा। ठीक है, ये नोट कीजिएगा, अगर 5 का इकाई का स्थान इवेन है तो 0 आएगा, ऑड है तो 5 आएगा। ठीक है, 6 वाला हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद 4 के साथ भी सेम कंडीशन है, 9 के साथ भी सेम कंडीशन है। 4 के साथ क्या कंडीशन है, अगर ऑड होगा, अगर टर्म ऑड होगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, अगर इवन होगा तो कितना आता है, इवन आएगा तो कितना आता है इवन आएगा तो आपका हो जाएगा 6, इवन आएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इकाई का स्थान 6 हो जाएगा। उसी तरह 9 का भी हम लिखते हैं, 9 का अगर 9 का पावर ऑड है तो 9 आता है, अगर 9 का पावर इवन है तो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बाकी टर्म जो बचा 2 3 7 8, इनका इकाई का स्थान कैसे निकालते हैं। इनका जब भी इकाई का स्थान आपसे पूछा जाए, इन संख्याओं का इकाई का स्थान निकालना जिसके लास्ट में है, जैसे देखिए यहाँ 4 2 3 है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन लास्ट का जब इकाई का स्थान देखना है तो लास्ट वाले संख्या से आएगा। लास्ट वाला संख्या कितना है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 7 है, इसी वाले सीक्वेंस में आ गया। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए पहले डिवाइड 4 करते हैं, सभी टर्म को 4 से, जितना ही पावर दिया है ना, पावर को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। जो स्थान पे आएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, वही इसका इकाई का स्थान होगा। जैसे है यहाँ पावर कितना है 423, इसको पहले 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आने वाला है, 420 चला जाएगा, 3 बच जाएगा, शेष बच जाएगा 3। इसका मतलब है इसके पावर में जो 3 आने वाला है वही जो है, अगर यहाँ पे 7 है तो 7 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, 1237 को में पावर इसका 28 है, 28 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, इसका हम लिख देंगे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो 4 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा 3 का पावर 3 करते हैं तो कितना आता है, 27 होता है, 27 होता है। 3 का पावर कितना होता है, 27 होता है, तो लास्ट का अंक कितना आएगा, 7 आएगा। अच्छा 7 का पावर 4 कितना होता है, ठीक है, 7 का पावर 1 रखते हैं, 7 का पावर 1 रखते हैं तो 7 होता है, 7 का पावर 2 रखते हैं तो 9 आता है लास्ट में, 7 का पावर 3 रखते हैं तो 3 आता है, 7 का पावर 4 रखते हैं तो कितना आता है, 7 या 21 1 आ जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 7 एकम 7। 7 एकम 7 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने सभी संख्याओं का इकाई का स्थान क्या आने वाला है सभी इसमें नोट कर दिया है। बहुत अच्छा, ये इस पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रेलवे के एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्जाम हो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इकाई का स्थान पे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इस ट्रिक को नोट कीजिएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि संख्या दिया हुआ है आपके पास, इसका बोला है कि इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा। आपसे स्क्वायर रूट पूछा गया, किसका संख्या है, पॉइंट के बाद 2 शून्य है, उसके बाद 2 5 है। इसका क्या पूछा गया आपसे, इसका पूछा गया स्क्वायर रूट क्या होने वाला है, इस संख्याओं का पूछा गया है। देखिए जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, अच्छा 2 2 5 है, 1 मिनट, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ 2 2 5 है, 2 2 5 है। ठीक है, इसका तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं क्योंकि 225 से 15 निकलता है, 15 आएगा बाहर में, 15 आने वाला है, 15 आने वाला है। ये दोनों में आप फंस जाइएगा, क्या आंसर होने वाला है, आप फंस जाइएगा। आप इसको बनाइएगा कैसे, एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक बार मैंने क्लास में ही पहले करवाया था, अच्छा 0.5 और 0.5 शून्य, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ये दोनों संख्या अलग नहीं है, दोनों संख्या एक ही है। लिखने का सिर्फ तरीका है, पॉइंट के बाद अगर शून्य लगाते हैं, पॉइंट के बाद अगर शून्य लगाते हैं तो पॉइंट का कोई महत्व नहीं होता है। पॉइंट के बाद अगर शून्य लगाते हैं तो शून्य का कोई काम नहीं है, पॉइंट के बाद शून्य लगाते हैं तो शून्य में कोई चीज़ नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ही सेम होता है, 0.5 ही होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपसे पूछा गया है इस टाइप की संख्या, तो इसके आगे हम क्या है, जब भी हम इसका
रूट बाहर निकालते हैं तो दो का संख्या का कपल बनाते हैं, दो संख्या कपल, दो संख्या कपल, लेकिन दो संख्या कपल नहीं बनेगा, ये शून्य अकेले बच जाएगा। उस कंडीशन में हम इसको कैसे बनाते हैं, हम इसके आगे मान लेते हैं कोई ऐसा संख्या है, इसके आगे हम एक शून्य ले लेते हैं, क्योंकि शून्य का मान तो नहीं होता पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद शून्य का मान नहीं होगा तो शून्य ले लेंगे। जब शून्य ले लेंगे तो क्या बचेगा, अगर पॉइंट हटाएंगे तो कितना नीचे शून्य होगा, 2 2 4 2 6 ठो आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 225 का पावर 10 का पावर 6, ये वाला निकल जाएगा। ये जब बाहर निकालेंगे 225 निकलता है 15, ठीक है, और नीचे कितना निकल देगा 3 टाइम्स, 1 2 3 तो शून्य निकल जाएगा। तो पॉइंट के बाद 3 टर्म आना चाहिए, पॉइंट के बाद 3 टर्म कहाँ है, आपका ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ALP CBT 2 का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इनके आगे बस आपको ये करना था, संख्या जो दिया है संख्या के पीछे में एक शून्य लगाना था, संख्या बदलेगा नहीं, बस उसी को निकाल देना था, ये आंसर बना लीजिएगा आप। यहाँ तक आसान क्वेश्चन था। अब देखिए चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई अमाउंट है 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, 2 साल के लिए कितना मिलता है, 800 मिलता है, और 3 साल के लिए अगर इसी अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाता है तो कितना हो जाता है, 840 हो जाता है। आपसे फाइनली पूछा क्या गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पूछा है, वो पूछा गया है, मतलब कैपिटल R परसेंटेज क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम फोकस करते हैं। देखिए कंपाउंड में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल समान होता है, इक्वल होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल इक्वल होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसका प्रत्येक साल इक्वल होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इक्वल होगा। कंपाउंड में क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, लेकिन कंपाउंड में एक चीज़ कॉमन होता है, एक चीज़ प्रत्येक साल इक्वल होता है, वो क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमेशा इक्वल होता है। जैसे बोला क्या है, कोई अमाउंट P है, प्रिंसिपल P है, अगर बैंक में हम लोगों ने लगा दिया, प्रिंसिपल P मैंने बैंक में डाला, ठीक है, 2 सालों के बाद 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, अमाउंट 800 हो जाएगा, 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। उसके 1 साल के बाद, मतलब टोटल 3 साल के बाद, यहाँ से 3 सालों के बाद, यहाँ से 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। तो फाइनली 1 साल में बढ़ा कितना, फाइनली 1 साल में बढ़ा कितना, 1 सालों में कितना चेंज आया, 1 साल में कितना चेंज आया आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 1 साल में कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर में चेंज आया, 840 चेंज हुआ 800 पे, कितना चेंज हुआ, 840 चेंज हुआ 800 पे। यही हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यही हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, ये चला जाएगा 21 टाइम में, ये हो जाएगा 20 टाइम में। मतलब क्या है, मतलब है, इसका मतलब यही चीज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कोई प्रिंसिपल 20 डिपॉजिट किया हुआ था, उस पर 1 इंटरेस्ट मिला है, तो कितना हो गया है, 21 हो गया है। इंटरेस्ट कितना का मिला है, 1 का मिला है। इंटरेस्ट कितना मिला है, 1 का मिला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ऐसे ही निकालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, 1 साल का CI डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल, क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज के लिए परसेंटेज लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए 1 साल का कितना निकला था, 1 निकला था। प्रिंसिपल कितना था, 20 था। परसेंटेज के लिए 100 लगा दिए और परसेंटेज चिपका दिए, कितना हो जाएगा, 5%। कितना आ जाएगा, 5%। 5% कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। 5% बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर क्या होगा, 5%। इसको ध्यान से लिखिएगा और नोट कर लीजिएगा कहीं कॉपी में। ये भी ALP CBT 2 में आया है, मेंस के एग्जाम में आया है, 21 जनवरी 2019 में आया है, शिफ्ट 3 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। यदि कोई व्यक्ति अपने घर से ऑफिस तक अपनी सामान्य गति का 80% चलता है, अपनी नॉर्मल स्पीड का 80% के चाल से चलता है, पैदल चलता है, उसे कार्यालय पहुंचने में 18 मिनट लेट हो जाता है। ऑफिस पहुंचने में 18 मिनट लेट हो जाता है। पूछा गया जब नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो टाइम कितना लगेगा, वो आपसे पूछा गया है। एक आदमी है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब भी बच्चा है घर से स्कूल के लिए जाता है, एक बच्चा है
घर से स्कूल के लिए, घर से ट्यूशन के लिए जाता है, लेकिन अपने स्पीड से 80% स्पीड से चलता है, नॉर्मल स्पीड से नहीं चलता है, स्पीड को कम करता है, 80% से चलता है, तो क्या है 18 मिनट लेट पहुंचता है, 18 मिनट लेट पहुंचता है। अच्छा देखिए 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 4:5 होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि कोई बच्चा स्पीड कितना है, नॉर्मल स्पीड 5 है, नॉर्मल स्पीड 5 है, बट प्रेजेंट में कैसे चल रहा, 4 के चाल से चल रहा है, 4 के स्पीड से, तो टाइम का अनुपात क्या होता है, स्पीड से उल्टा हो जाता है। इस टाइम कितना लगेगा, 4 से 5 लगेगा, उल्टा लगता है, इस टाइम कितना लगता है, 4 से 5 लगेगा, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कितना लेट पहुँचता है, अनुपात में तो 1 यूनिट लेट पहुँचता है, बट क्वेश्चन में कितना दिया है, 18 मिनट लेट पहुँचता है। एक का मान 18 है, एक का मान 18 है, एक का मान 18 है, तो पहले कितने टाइम में पहुँचना चाहिए था उसका, नॉर्मल चलता तो कितना होता, 18 दूनी 36, 72 मिनट, 72 मिनट नॉर्मल था, नॉर्मल स्पीड से चलता तो स्कूल कितने टाइम में पहुंचता, 72 मिनट में। 72 मिनट कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 72 मिनट। आप 72 मिनट लगाइएगा, 72 मिनट अगर नॉर्मल स्पीड से चलता तो 72 मिनट में अपने स्कूल पहुंच जाता या अपने ऑफिस पहुंच जाता, ठीक है। जैसा क्वेश्चन देगा वैसे हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो भी एनोटेशन है वो शिवम क्लासेस धनबाद के टेलीग्राम चैनल पे जैसे हूबहू लिखा गया है वैसे ही आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, आप वहाँ से भी जाके इसका नोट्स बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बोला है कि पिता और पुत्र की वर्तमान एज का योग दिया है 45 साल। कितना दिया है, 45 साल। 5 साल पहले पिता बड़ा होगा, फादर बड़ा होगा, 6 साल है, सन का एज 1 साल है। एक चीज़ यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे जब भी क्वेश्चन में एज का क्वेश्चन दिखे, आपको एज का क्वेश्चन दिखे, एज में बस एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, अगर आपके भाई आपसे 3 साल बड़े हैं, अगर आपके भाई आपसे 3 साल बड़े हैं तो हमेशा 3 साल ही बड़े होंगे, ठीक है। 10 साल के बाद भी आपके भाई 3 साल ही बड़े होंगे, 5 साल के बाद भी आपके भाई 3 साल ही बड़े होंगे, क्योंकि एज का गैप है आपके भाई और आपके बीच में, एज का गैप कितना है, 3 साल। वो गैप हमेशा सेम रहता है, ठीक है, हमेशा अंतर समान रहता है, हमेशा डिफरेंस गैप सेम रहता है। यहाँ पे क्या बोला है, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, 5 साल पहले उनका आयु का अनुपात कितना दिया हुआ था 5 साल पहले। अगर फादर और सन है, फादर अगर 6 है तो सन कितना है, 1 है। जी सर बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यही कंडीशन दिया है, 5 साल पहले का कंडीशन दिया है। जी सर बिल्कुल सही है कंडीशन। उसके बाद क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया है 45 साल। प्रेजेंट एज कितना दिया है, 45। अच्छा 5 साल पहले जाना होगा तो हम क्या करते हैं, 5 साल पहले सन में भी जाना होगा, 5 साल पहले फादर में भी जाना होगा। अच्छा इसको घटाना जाएगा, जैसे बोला जाएगा कि 5 साल पहले आपके 5 साल, अभी आपके फादर 30 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने थे, 25 साल के, ठीक है। अगर आपके फादर अभी 60 साल के हैं, 5 साल पहले कितने थे, 55 साल के, ठीक है। तो फादर और सन के एज में 5-5 साल घटेगा, अगर 5 साल पहले जाना है तो कितना हो जाएगा, 35 साल, ठीक है। फादर और सन का सम कितना हो जाएगा, 35 साल। यहाँ पे सम कितना है, 6 + 1, कितना सम है, 7 का। तो यही 7 अनुपात का मान कितना है, 35 है, 7 का मान 35 है। तो 1 का मान कितना निकल जाएगा, 1 का मान निकल जाएगा 35/7। आप लिखिएगा 1 का मान कितना है, 5। 1 का मान कितना निकला, 5। आपसे पूछा क्या गया है, आपके फादर का एज पूछा गया है। फादर का 5 साल पहले एज कितना होगा, 5 गुना, मतलब कि 30 साल। 30 साल के फादर थे 5 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितने होंगे, प्रेजेंट में जाने के लिए 5 साल जोड़ दिया जाएगा, तो फादर कितने साल के हो जाएंगे, 35 साल के। फादर 35 साल के हो जाएंगे। 35 कहाँ दिया हुआ है, 35 दिया है ऑप्शन डी में, 35 एज, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। फादर का जो एज हो जाएगा 35 साल हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, एलपी 18 अगस्त 2018 का शिफ्ट पहला का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको बनाइएगा, बहुत लोग छोड़ देते हैं इन क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का जब आंसर किया आया था ना, उसमें लिखा हुआ, आप चेक भी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक पे, इसका 30% लोग ही इसका सॉल्व किए हैं, 20 से 30%, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन, कितना % लोग इसका आंसर बनाया है। अच्छा देखिए, 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत कितना है, 52। इसका मतलब क्या है, एक बैट्समैन है अपने प्रत्येक इनिंग में 52 बनाता है, प्रत्येक इनिंग में 52 रन बनाता है,
ठीक है सर, कहाँ तक? 10 तक। अगर 10 इनिंग खेलता है ना तो प्रत्येक में 52 बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 12 पारियों के बाद औसत कितना हो जाता है? 54 हो जाता है। देखिए कंडीशन क्या बोला है, 10 में बनाता है 52, ठीक है। जैसे ही 12 होता है तो कितना होता है? 54 हो जाता है, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला है, 11th इनिंग जो है 12th इनिंग से 11th इनिंग यदि बल्लेबाज ने पिछली एक की तुलना में 22 पारी में 16 रन अधिक बनाए, इसका मतलब है अगर एक्स बनाया है 11th में ना, 16 अधिक बनाएगा 12th में कितना बनाएगा? 16 ज़्यादा बनाएगा, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को अगर निकालना है कि 11th में कितना निकाला है, मतलब x का मान निकालना है, 12th इनिंग में x प्लस 16 रन ज़्यादा बनाया है, ठीक है, 16 ज़्यादा बनाया है, तो मेन फोकस होना चाहिए हमारा x निकालने पे। x कैसे निकलेगा? x तभी निकलेगा ना जब हमको ये पता हो कि 11th और 12th में मिला के कितना रन बनाया है। 11th और 12th इनिंग मिला के टोटल बल्लेबाज ने कितना रन बनाया है, तभी हम इसका निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? ठीक है, निकालते हैं। अच्छा देखिए, 10 में 52 बनाया है, 12 में 54 बनाया है, मतलब कितना अधिक बनाया है? 2 अधिक बनाया है। जी सर, 2 अधिक बनाया है। 2 अधिक बनाया है कितना पे? 12 पे। तो टोटल अधिक कितना बनाया है? टोटल अधिक बनाया है 24। तो टोटल सम कितना बनाया है? 24 रन अधिक बनाया है 11th और 12th में, ठीक है। अगर 10 पारियों में 52 बनाया है तो दो इनिंग में कितना बनाया है? 2 इनिंग मतलब 11th और 12th, इनका सम कितना आएगा? इनका सम में कितना बनाया है? 2 × 52 प्लस कितना है? 24। कितना आया भाई? कितना आएगा? देखिए 104 में 26 जोड़ेंगे तो कितना आ जाए? 126। 126 क्या आया? 11th और 12th इनिंग का सम आया। 11th और 12th इनिंग का सम आया 126। 11th इनिंग x है, 12th इनिंग x प्लस 16 है। इसका मान कितना दिया हुआ है? 126 दिया है। इसका मतलब है जब आपसे पूछा जाएगा x का मान क्या आएगा तो कैसे निकालिएगा? 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 110 ना, 110 बटा 2 कितना आ जाएगा? 55 हो जाएगा ज़्यादा ना, नहीं गलत बनाया है यहाँ पे, 108 आएगा ना। 1 मिनट यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मैंने कहाँ मिस्टेक किया है, यहाँ पे गुना करने में मैंने मिस्टेक किया है। कितना आएगा? 104 26 128 आएगा। यहाँ पे क्या आने वाला है? 128 आने वाला है। जब यहाँ 128 होगा तो यहाँ पे भी 128 होगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा? देखिए अगर बोलेगा 11th और 12th मिला के कितना बनाया है? 128 बनाया है, तो कितना बनाएगा? इसमें 112 बनाएगा। x में कितना बनाएगा? 112 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये 2x का मान है। x का मान कितना निकलेगा? 56। 56 कहाँ है? 56 ऑप्शन सी में दिया है। 56 आप लगाइएगा, 56 इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक है, इसी मेथड से बनेगा, बन जाएगा, ठीक है। इसका 30% बनाए थे लोगों ने। आप इसको अगर इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो इसका बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से कंप्लीट जाती है, 12 से विभाज्य है। अच्छा 12 से कोई संख्या विभाज्य होती है, इसका मतलब क्या है कि 3 से भी जाना चाहिए और 4 से भी जाना चाहिए। बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 4 से जाने के लिए कंडीशन क्या होता है? संख्या का 2 मान, लास्ट का 2 संख्या 4 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट का 2 संख्या सभी में डिवाइड है, ठीक है, ये वाला तो सेट हो जाएगा। सिर्फ हमको चेक करना है कौन सी 3 से जाएगी, वही 12 से चला जाएगा। तो 3 से डिवाइड होने के लिए कैसे चेक करते हैं? जहाँ जहाँ 3 है उसको काटते चलिए, जहाँ जहाँ 3 है उसको काटते चलिए। अगर संख्या कंप्लीट कट गया तो 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर अच्छा इसी को काटते हैं, 3 कट गया, 4 2 6 कट गया, 1 बच गया, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब चलेंगे पहले क्वेश्चन पे। ये कट गया, 4 2 6 कट गया, 1 बच गया, ये भी आंसर नहीं होगा। अब चलेंगे ये वाला होता है कि नहीं। यहाँ पे 3 कट गया, 4 2 6 कट गया, 5 बच गया, मतलब ये भी नहीं होगा, डेफिनेटली यही होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और नहीं चेक कीजिएगा तो ऑप्शन डी, 3 ऑप्शन कट गया तो ऑप्शन डी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये भी लोको पायलट में आया हुआ है, रेलवे के एग्जामिनेशन में 20 अगस्त को आया हुआ क्वेश्चन है।
इसमें बोला है 182 को 130 से डिवाइड करते हैं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म का बात करते हैं, तो संख्या छोटा होता है, संख्या बड़ा नहीं, संख्या छोटा होता है। तो 130 है ना, 130 हमेशा छोटा होगा। 130 में से ये ऊपर में तो शून्य कटने वाला नहीं है, तो लास्ट में तो शून्य आने वाला है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचेगा ये दोनों। 13 में कहीं 20 है नहीं, 130 में कहीं 20 है नहीं, इसमें 10 दिखेगा। ये 13 किसका मल्टीपल है? 13 इंटू 10 का मल्टीपल है, इसमें 10 ही दिखेगा। ऑप्शन सी आप लगाइएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14/10 बिना ऑप्शन क्वेश्चन सॉल्व किए आप बना सकते हैं इजीली फॉर्म में, और नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा फिर भी बन जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा इस तरीके से, 13 से काटिएगा, 13 एकम 13 और यहाँ 13 14 ना, 14/10 इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए बनाने का टेक्निक कैसे होगा, कैसे बनाना है इसको आसानी से कैसे बनाएंगे वो देखिए। इसको जब भी बोला जाए, यहाँ पे पूछा क्या गया, देखिए दिया गया है ए का 25%, ए का 25% कितना है? बी है। ठीक है सर, आपसे दिया गया है निकालना है 160 बी %। अच्छा ठीक है, अच्छा कहीं कंडीशन क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए ए का 20% क्या होता है, ये सेम हो जाता है 20 का A%, दोनों का मान इक्वल होता है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए ए का 20% निकालना है तो आप 20 का भी A% निकाल सकते हैं, दोनों का मान एक होता है। ए का 20% निकालिए, 20 का A% निकालिए, दोनों का मान सेम होता है। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे बोला क्या गया है, 160 निकालना है, 160% ऑफ बी निकालना है, तो 160 से मल्टीप्लाई इस साइड भी कर देंगे, 160 से मल्टीप्लाई इस साइड भी कर देंगे। ठीक है सर, 160 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड में। ये वाला तो कंडीशन यही निकालना है क्वेश्चन में। तो बना क्या हमारे पास, फाइनली टर्म क्या बन गया, ए का 25% इंटू 160%। ठीक है, यही आपको निकालना है। 25 को 16 से कीजिएगा तो 40 आएगा, 25 को 16 से कीजिएगा तो 40 आएगा। 40 नहीं है, 40 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है 40, ऑप्शन डी लगाइएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 इसका सही आंसर है। ए का 40% जो है वो इक्वल किसका है, वो इक्वल है बी का 160% का। ठीक है, ये था आपका मेंस का क्वेश्चन। रेलवे के मेंस के क्वेश्चन जितने भी अच्छे आए थे, उन क्वेश्चन को मैंने लेके आया और सॉल्व करवाया था। तो आप ये देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है और इसका सॉल्व कीजिएगा। इसका जो भी एनोटेशन का PDF होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।